हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल लिटरेसी के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक न्यूमेरिकल से। देखो, ये न्यूमेरिकल आपके पेपर में पूछा जाएगा। एक ही न्यूमेरिकल मैं यहाँ पर लाया हूँ और इस न्यूमेरिकल को किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या स्टेप्स लेने होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर फिर भी मान लो एक बार कोशिश करना, अगर आपको नहीं आता है तो एक बार अटैम्प्ट कर लेना, जहाँ तक आपका जिस लिमिट तक आप वहाँ पर कर सको। ठीक है, कम से कम कुछ तो मार्क्स मिले। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप थ्योरी के ऊपर चले जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमसे बोला है कि एक मोनिका नाम की लेडीज़ है जिनकी एज है 35 साल। ठीक है, वो एक सैलरीड एम्प्लॉय है, उनको सैलरी आती है, मतलब कहीं कंपनी में काम करती होंगी। कंप्यूट हर टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी अंडर ओल्ड टैक्स रेजिमे एंड न्यू टैक्स रेजिमे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2023। देखो, अब है क्या ओल्ड टैक्स रेजिमे, पहले जो टैक्स के रूल थे वो, और न्यू टैक्स रेजिमे जो अब है। ठीक है, मतलब जो नए बनाए गए हैं। तो पूछा गया है हमसे कि उनकी टोटल इनकम बतानी है और टैक्स लाइबिलिटी यानी कितना वो टैक्स देंगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो, उनकी ग्रॉस सैलरी जो आती है वो आती है 1,18,00,000 रुपए। ठीक है, ग्रॉस सैलरी कितनी आती है? 18 लाख रुपए। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, पीएफ जो उनका कटता है वो 1 लाख रुपए का कटता है। पीपीएफ वो कटता है 20,000 रुपए का। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो कटते हैं, मतलब डिडक्ट होते हैं, पहले बता रहा हूँ। प्रीमियम पेड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, यानी ये भी कटता है, एक तरीके से हम पे कर रहे हैं तो ये भी 22,000 रुपये। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट रिसीव्ड है यहाँ पर, यानी इनको मिला है। तो याद रखना, एक अगर मैं आपको एक ओवरव्यू बताऊँ कि जो भी चीज़ें कटती हैं उनको तो आपको माइनस करना ही है। ठीक है, और जो चीज़ें ऐड होती है उनको प्लस करना है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन से टैक्स रेजिमे के अंदर ये सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से समझना सारी चीज़ों को। ग्रॉस सैलरी कितनी है? 18 लाख रुपए। टोटल अर्निंग फ्रॉम हर जॉब, प्रोविडेंट फंड 1 लाख का, ये सारी डिटेल्स हैं। ठीक है, कैलकुलेट करने में देखते हैं। ओल्ड टैक्स रेजिमे वेयर डिडक्शंस लाइक पीएफ पीपीएफ आर अलाउड। ठीक है, ये जो ओल्ड टैक्स रेजिमे था वहाँ पर जो भी डिडक्शंस थे ऐसी थी वो अलाउड थे। ठीक है, और न्यू टैक्स रेजिमे नो डिडक्शन आर अलाउड बट टैक्स रेट्स आर लोअर। ठीक है, और न्यू टैक्स रेजिमे डिडक्शन अलाउ नहीं है और टैक्स रेट भी, लेकिन टैक्स रेट भी लोअर है। ठीक है, तो पहले हम ओल्ड वाले की बात करते हैं। फाइंड टोटल इनकम। टोटल इनकम हमें पता है कितनी है? 18 लाख रुपए। ठीक है, एड इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट। अब एक बात बताओ, इसमें मैंने बताया कि डिडक्शन अलाउड नहीं था। ठीक है, सॉरी, इसमें डिडक्शन अलाउड था, ओल्ड वाला कर रहे हैं हम। तो इसकी टोटल इनकम है कितनी? 18 लाख रुपए। इंटरेस्ट इसको मिला है फिक्स डिपॉजिट से, तो इंटरेस्ट कितना मिला है? 15,000 रुपये मिला है। तो कितनी होगी? 18,15,000 रुपये। ठीक है, अब हमें इसमें से डिडक्शंस हटाने हैं, मतलब जितना भी है उसको उसने पे किया है कहीं पर वो उसे माइनस करने हैं। ठीक है, तो पीएफ 1 लाख का और पीपीएफ 20,000 का। ठीक है, तो इसे टोटल हो गए 1,20,000। तो मैक्सिमम अलाउड है कितना? 1.5 लाख रुपए। ठीक है, मैक्सिमम कितना अलाउड है? 1.5 लाख रुपए। तो 1 लाख प्लस 20,000 और प्लस ये 22,000 जो हेल्थ इंश्योरेंस में पे किए। जब जहाँ भी पैसे कम हो, यही क्वेश्चन नहीं, अगर आपको इसी टाइप का कोई क्वेश्चन मिल जाए तो आपको बस ये याद रखना है कि कहाँ पर पैसे रिसीव हो रहे हैं और कहाँ पर पैसे पे हो रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके बाद मैं अभी आपको बताता हूँ कि किस तरीके से टैक्स वैक्स कैलकुलेट करेंगे आप। हेल्थ इंश्योरेंस में पे किए हैं। ठीक है, और टोटल डिडक्शन कितना हो गया? 1,42,000 का डिडक्शन हो गया। ठीक है, नाउ टैक्सेबल इनकम 1,42,000 का डिडक्शन हो गया, यानी 18,15,000 में से 1,42,000 रुपये आपको माइनस कर देने हैं, जो कि कितना होगा? 16,73,000। ठीक है, 16,73,000। अब आते हैं हम टैक्स पे कि टैक्स हमें कितना देना पड़ेगा, क्या मैटर है टैक्स का। ठीक है, तो अगर हम ओल्ड रेज्यूमे की बात करें कि जिसमें अगर आपकी इनकम है जो 0 से लेकर 2.5 लाख तक है तो आपको टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक है 5% टैक्स, और फिर 5 लाख से लेकर 10% तक है तो 20% टैक्स, और अबव है अगर 10 लाख से तो 30% टैक्स। ठीक है, तो ये हमारा ओल्ड रेज्यूमे कहता है। अब हम इनकम स्लैब पे आ जाते हैं। देखो कैसे आपको टैक्स यहाँ पर अप्लाई करना है, फिर आप समझोगे कि एक्चुअली में होता क्या है। देखो, 16,73,000 रुपये है इस टैक्सेबल इनकम। ठीक है, जो हम जिस इनकम पे हमें टैक्स देनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ग्रुप्स है 0 से 2.5 लाख तक का ग्रुप है, एक ग्रुप। ठीक है, फिर 2.5 लाख से
5 लाख तक का ग्रुप है, 2 ग्रुप। फिर 10 लाख से 5 लाख से 10 लाख तक का ग्रुप है, ठीक है, 3 ग्रुप। अब 10 लाख से अबव बोला है यहाँ पे, तो अबव कितना है यहाँ पर 16,73,000 मान लेते हैं, 16,73,000। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि इस पे आपको तो 0 टैक्स देना है, ठीक है। 2.5 लाख से 5 लाख 16,73,000, जाहिर सी बात है ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ये एक स्लैब हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। मतलब ये तीनों ही स्लैब के अंदर, ये तीनों ही कैटेगरीज, ये 3 कैटेगरीज मान लो, ऐसा 3 कैटेगरीज, ये टोटल मिला के 16,73,000 है ना, ठीक है। मतलब 16,73,000 तक जब पहुंचोगे तो बीच में 2.5 लाख और 5 लाख भी पड़ेगा टोटल, और फिर 5 लाख से लेकर 10 लाख की इनकम भी उसी बीच में आ जाती है, सही बात कहे कि नहीं। तो इस 2.5 लाख से 5 लाख वालों को 5% टैक्स देना है, जो कि कितना है 12,500, ठीक है। 5% टैक्स देना है 12,500। 5 लाख से 10 लाख वालों को 20% टैक्स देना है, जो कि कितना है 1 लाख। ये जो टैक्स है ये इसके बीच के डिफरेंस में लग रहा है, जैसे 5 लाख और 10 लाख के बीच में कितना डिफरेंस है 5 लाख का, तो उस पर 20% का मतलब वो लग गया टैक्स, तो 1 लाख बन गया। 2.5 लाख और 5 लाख के बीच में 2.5 लाख का है, इस पर जब लगा 5% का तो 12,500 बच गया। उसी तरीके से जब आप तीसरे वाले में देखोगे तो 10 लाख और 16,73,000 के बीच में जितना डिफरेंस होगा उस पे 30% हम लगाएंगे, ठीक है। उस पे हम 30% टैक्स लगाएंगे, जो कि हमारा होता है 2,01,900। आया समझ? इजिली आपको समझ में आया? फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ। मान लो आपकी जो इनकम है वो है 20 लाख रुपए, नहीं 18 लाख रुपए मान लेते हैं। 18 लाख रुपए है आपकी इनकम, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इसको स्लैब में बांटोगे कि जब आप 0 से स्टार्ट करोगे तो कौन कौन से ग्रुप आप पार करते जाओगे। तो 0 से लेकर 2.5 लाख वाला ग्रुप पार किया, जिसपे आपको 0 टैक्स देना है। 2.5 लाख से लेकर ये रहा 5 लाख वाला पार किया, जिसपे आपको 5% का टैक्स देना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 18 लाख जाने में ये पूरा ही कवर हो जाता है। तो इसके बीच में कितना डिफरेंस है 2.5 लाख का, इस पर 5% का टैक्स लग जाएगा। फिर 5 से 10, ठीक है, इसके बीच में कितना डिफरेंस है 5 लाख का, इस पे लग जाएगा 20% का टैक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 लाख, ठीक है। अगर मैं फिर 10 लाख से अबव की बात करूँ, 10 लाख से जितना अबव हो 10 लाख, उसके बाद ये अबव लिख देना। मैंने कितना बताया 18 लाख। तो 10 लाख और 18 लाख के बीच में कितना डिफरेंस है 8 लाख का, और 8 लाख के ऊपर कितना लग जाएगा 30% टैक्स लग जाएगा। अब आ रहा समझ में? अब आपको क्या करना है बेसिकली 16 लाख वाले क्वेश्चंस की फिर से दोबारा हो, तो अब इनको ये जो यहाँ पे ये है 12,500, 1 लाख और 2,01,900, इनको आपको प्लस कर देना है, इनको आपको प्लस कर देना है, ठीक है। अब सेस, टोटल टैक्स बिफोर सेस, ये आपके टैक्स है। सेस क्या होता है? सेस अभी आप देखो, अभी आप इतना समझ लो कि यहाँ पर आपको 4% ऐड करना है, ठीक है, जिसमें आपको हेल्थ और एजुकेशन जो इसके अंदर इंक्लूड होता है, तो आपको 4% अपनी सैलरी में ऐड कर लेना है, ठीक है, मतलब सॉरी टैक्स में ऐड कर लेना है। तो सेस क्या, आपको 4% इसको ऐड कर लेना, 4% ही है सेस, इसीलिए आपको इसमें ऐड करना है। 3,14,000 इसी का 4% कैलकुलेट करके 3,14,000 का 4% निकालोगे तो 12,576। आप कैलकुलेटर लेके जा सकते हो, वहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं, सिंपल कैलकुलेटर लेके जा सकते हो। तो फाइनल जो टैक्स लाइबिलिटी बनी वो कितनी बनी 3,14,400 प्लस किया 12,576 को, तो इतनी ये हमारी पूरी टैक्स लाइबिलिटी, इतना हमको टैक्स देना है, ठीक है। और टोटल इनकम कितनी होगी 18,15,000 में से इतना माइनस कर दो, टोटल इनकम आ जाएगी। फिर से अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार न्यू टैक्स रेज़्यूमे देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। न्यू टैक्स रेज़्यूमे भी उतना ही कमाएगी, कमाना तो, और इनकम एक्सपेंसेस तो फिक्स्ड है, भले ही टैक्स रेज़्यूमे कोई से भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो स्लैब्स हैं वो थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है, स्लैब्स और उनके बीच में थोड़े गैप्स कम कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर 0 से लेकर 2.5 लाख वालों को तो नो टैक्स देना है, फिर ठीक है। 2.5 लाख से 5 लाख वालों को 5% देना है, पिछली बार की तरह। 5 से लेकर 7.5 लाख वालों को 10% टैक्स देना है, ठीक है। अब 7.5 से लेकर 10 लाख वालों तक को 15%, 10 से 12.5 तक 20%, 12.5 से 15 लाख तक यहाँ पर 25%, ठीक है। और 15 लाख
से ऊपर की कमाई वालों को है, ठीक है। न्यू टैक्स रेजिमे और इसके बीच में डिफरेंस क्रिएट करना, एक सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय इंडियन गवर्नमेंट टू ऑफर टैक्स पेयर लोअर इनकम टैक्स रेट्स इन एक्सचेंज फॉर गिविंग अप मोस्ट डिडक्शंस एंड एक्सम्पशंस। अब इसमें बताया गया है कि न्यू टैक्स रेजिमे एक ऐसा सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग इस पे कोई टैक्स मतलब लोअर टैक्स इनकम देना पड़ेगा और कोई टैक्स मतलब डिडक्शन नहीं होगा, कुछ भी उसमें से कटेगा नहीं, जैसे हमने ऊपर देखा। अनलाइक ओल्ड टैक्स रेजिमे, जैसे ओल्ड टैक्स रेजिमे में होता था, विच अलाउज फॉर टैक्स सेविंग बेनिफिट्स लाइक डिडक्शंस अंडर 86 फॉर इन्वेस्टमेंट इन पीएफ, ये सारे काट लेते थे। एटीडी हेल्थ इंश्योरेंस टाइप डिडक्शन भी होती थी। HRA, द न्यू टैक्स रेजिमे फोकस ऑन द स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन विदाउट कंसिडरिंग सच क्लेम। जो न्यू टैक्स रेजिमे है वो बिल्कुल फोकस रहती है ये सारी चीज़ें कैलकुलेट किए बिना। इट इज़ ऑप्शनल एंड टैक्स पेयर कैन चूज द रेजिमे दैट बेस्ट सूट्स फॉर देयर फाइनेंशियल सिचुएशन। और ये ऑप्शनल होता है, टैक्स पेयर अपने हिसाब से चूज कर सकता है, कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। द न्यू टैक्स रेजिमे बेनिफिट इंडिविजुअल्स विद फीवर इन्वेस्टमेंट और मिनिमम टैक्स सेविंग एक्सपेंसेस, ठीक है। वही चीज़ है कि इसमें डिडक्शन करने को बोलता है, उसमें नहीं बोलता है। तो इस तरीके से आप जैसे हमें यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे सकते हो मोनिका वाला, मोनिका ने किस तरीके से सेव किए हैं पैसे। डिजिटल वॉलेट क्या होता है? इट इज़ एन ऑनलाइन सर्विस और ऐप डेट अलाउज यू टू स्टोर मनी एंड मेक पेमेंट्स। जैसे आपका बैंक अकाउंट होगा, अगर आपका बैंक अकाउंट ओपन नहीं हो पाता तो क्या करते हैं, जैसे टीनेजर्स की फैम पे जैसे होता है, तो ये एक डिजिटल वॉलेट की तरह काम करता है जो आपको अलाउ करता है कि आप अपने मनी उसमें रख सको। इट कैन स्टोर डिटेल्स ऑफ योर डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड और लिंक टू योर बैंक अकाउंट। ऐसा भी होता है कि वो अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर लेते हैं ताकि वो पैसे वैसे ट्रांजेक्शन कर पाए। एग्जाम्पल्स इंक्लूड गूगल पे, पेटीएम, ठीक है, ये भी एक डिजिटल वॉलेट की तरह ही है, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस, इट इज़ ए टाइप ऑफ इंश्योरेंस डेट कवर मेडिकल एक्सपेंसेस, ठीक है। आपके जितने भी मेडिकल एक्सपेंसेस है, याद रखना हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में डिफरेंस होता है। वो हेल्थ का रिस्क कवर करता है और वो लाइफ का करता है। यू पे अ प्रीमियम एंड इन रिटर्न द इंश्योरेंस कंपनी pays फॉर योर ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल बिल्स, मेडिकेशन कॉस्ट एज पर द पॉलिसी, जिस तरीके से पॉलिसी बनाई रहती है। इट रिड्यूसेस द फाइनेंशियल बर्डन ड्यूरिंग इलनेसेस एंड इमरजेंसीज, ठीक है। जाहिर सी बात है, ये अब इंश्योरेंस है तो क्या टेंशन है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज फंडामेंटल इन फाइनेंस। देखो, फाइनेंस की फील्ड में फाइनेंस का मतलब होता क्या है? फाइनेंस का मतलब एनी थिंग रिलेटेड टू मनी, कोई सी भी ऐसी चीज़ जो मनी से रिलेटेड हो, फाइनेंस के अंडर आती है, ठीक है। तो फाइनेंस में जो सबसे पहला फंडामेंटल होता है वो होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट। इट रेफर्स टू द आइडिया दैट द सम ऑफ मनी टुडे इज वर्थ मोर देन द सेम सम इन द फ्यूचर ड्यू टू इट्स अर्निंग पोटेंशियल। देखो, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आज जो प्रेजेंट में मनी की वैल्यू है, आज जो प्रेजेंट में मनी की वैल्यू है, वो फ्यूचर में जो मनी की वैल्यू होगी उससे ज़्यादा है। समझ में आया? मतलब प्रेजेंट वाली वैल्यू फ्यूचर वाली वैल्यू से ज़्यादा है। कैसे? 1000 रुपये इस साल, मतलब 1000 रुपये 2025 में जितनी है, मतलब 1000 रुपये की वैल्यू 2025 में जितनी है, 1000 रुपये की वैल्यू 2026 में उतनी नहीं होगी, उससे कम होगी। ये कैसे पता चला? देखो, मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम्पल देके। मान लो 1000 रुपये में आप 2001 में आप क्या 1000 रुपये में क्या क्या खरीद सकते थे? मान लेते हैं आप 2001 में आप एक फॉर्च्यूनर खरीद सकते थे, मान लेते हैं, सीरियस मत लेना इस चीज़ को, ठीक है। 1000 रुपये में एक फॉर्च्यूनर खरीद सकते थे, ठीक है। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं, अगर अभी की बात करूं या फिर 2001 के बाद की बात करूं, तो आप 1000 रुपये में फिर ऑल्टो खरीद पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। सीधी सीधी बात कहूँ तो महंगाई बढ़ रही है, इसका मतलब है वैल्यू कम होते जा रही है। तो याद रखना, द टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आज के प्रेजेंट टाइम में जितनी मनी की वैल्यू है वो उस वैल्यू से ज़्यादा है जो उसके फ्यूचर में होने वाली, ठीक है। दिस इज प्राइमरली because money can be invested to earn interest or returns over time. For example, if you have $1,000 today and invest it at 5% annual return, it will grow 1,050 in 1 year. Okay, therefore 1,000 today has more value than 1,000 received a year later. ठीक है। तो यहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट को बता के एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन अब आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं, ठीक है,
एग्जाम्पल के साथ आपको क्या करना है, अब आंसर लिखने के लिए मेरी बात सुनो। आपको पहले कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर करना है, ठीक है। मतलब सारी चीज़ों को डेफिनेशन अच्छी तरीके, डेफिनेशन देखो, अगर आपको आंसर बड़ा लिखना है तो डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड मत रहना। डेफिनेशन को जितना लंबा हो सके उतना खींच देना और एग्जाम्पल जितना हो सके उतना लिख देना, ठीक है। TVM इज इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग, लोन्स, फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है मैं अभी बताता हूँ आपको। इट इन्वॉल्व्स कॉन्सेप्ट्स लाइक प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, इंटरेस्ट रेट्स, कंपाउंडिंग। ये सारे जो टर्म्स हैं, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। हेल्प्स इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस मेक इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस। ये सारी चीज़ें TVM के अंदर आती है और TVM इन सारी चीज़ों को समझने में हेल्प करता है, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ सेविंग्स एंड मैनेजिंग स्पेंडिंग्स, ठीक है। तो देखो, सेविंग्स का मतलब क्या होता है, बचत। सेविंग का मतलब क्या होता है, बचत। वो कमाई का वो हिस्सा जो कि हम बचा लेते हैं, ठीक है, जो कि हम खर्च नहीं करते उसे हम सेविंग कहते हैं, ये आपको भी पता है। तो इसके हमें बेनिफिट बताने हैं और स्पेंडिंग्स को मतलब खर्चों को मैनेज करने के बेनिफिट्स बताने हैं, ठीक है। तो सेविंग आर इसेंशियल फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड फ्यूचर प्लानिंग। जो सेविंग्स होते हैं वो ज़रूरी होते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, ताकि हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रहें और हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। और फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है। तो बेनिफिट्स इंक्लूड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंस सेविंग प्रोवाइड अ सेफ्टी नेट ड्यूरिंग इमरजेंसीज। मतलब आगे फ्यूचर में कभी भी हमें इमरजेंसीज आ सकती हैं, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है ऐसा जो आगे हमारे काम आ सकता है, ठीक है। मान लो जैसे अगर मैं आज नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है, और मैंने पैसे बचा के रखे हुए हैं, तो अगले महीने कुछ ऐसा ऑफिस में मेरे आग लग गई, मेरे को सैलरी नहीं मिली, तो उस समय पर मेरे काम आएगा, जो मेरे पास फाइनेंस बचा हुआ है वो मेरे काम आएगा। वेल्थ एक्यूमुलेशन, सेविंग ग्रो ओवर टाइम थ्रू इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट रेट्स। देखो, सेविंग्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने घर में बचा कर, ठीक है, वो भी होता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर किस सेविंग की बात हो रही। सेविंग का मतलब वो जो आप जैसे मान लो आपने FD करा लिया, ठीक है, या आपने किसी म्यूचुअल फंड में ऐसी जगह पर लगा दिया जहाँ पे वो इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट आपकी जो ग्रो हो रही है, तो वो आपका क्या करता है, वेल्थ आपकी इंक्रीज करता है। गोल अचीवमेंट, आगे चल के फ्यूचर में आपका कुछ ना कुछ गोल होगा, आपके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो आप पूरा कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। रिड्यूस्ड स्ट्रेस, जाहिर सी बात है, जब इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे होंगे, तो आपका जो स्ट्रेस है, आपका पैसों को लेकर जो टेंशन है, दुनिया किस चीज़ के ऊपर चल रही है, पैसे के ऊपर चल रही है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर दुनिया चल रही है, सिर्फ पैसों के ऊपर चल रही है। तो जब आपके पास वही चीज़ बची हुई है तो स्ट्रेस तो कम होगा ही ना। मैनेजमेंट ऑफ स्पेंडिंग को कैसे मैनेज करें, जिनके भी हाथ से ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है या मैनेज नहीं कर पाते, उनके लिए भी वीडियो है, वो समझ लेना। इफेक्टिव स्पेंडिंग मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स बजटिंग, ठीक है। सबसे पहले आपको बजट बनाना है, चाहे ये किसी घर के लिए हो, डोमेस्टिक यूज़ के लिए हो, या प्रोफेशनल यूज़ के लिए हो, या पर्सनल यूज़ के लिए हो, ठीक है। तो क्रिएट अ मंथली बजट टू एलोकेट द इनकम फॉर एसेंशियल सेविंग। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले एक बजट बना लो, और सारे जो आपके बजट में जितने भी अर्निंग के पार्ट्स होंगे, मतलब जितनी भी आपकी अर्निंग हुई होगी, ठीक है, उनको पार्ट्स में डिवाइड करो और उन्हें एक एक चीज़ को एलोकेट कर दो। मतलब मैं इतना बचाऊंगा, मैं इतना खर्च करूंगा, मैं इतना अपने ऊपर खर्च करूंगा, मैं इतना अपने बच्चों के ऊपर खर्च करूंगा, मैं इतना मम्मी के ऊपर, इस तरीके से एलोकेट कर दो सारे खर्चों को, ठीक है। तो लास्ट में होगा क्या, आपको कितना बचाना है और किस तरीके से स्ट्रिक्टली इस बजट को फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली इस प्लान को फॉलो करना है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। ट्रैकिंग एक्सपेंसेस, मतलब आपको ट्रैक करना है एक्सपेंसेस को, कि मैं एक्चुअली में खर्च कर कहाँ रहा हूँ, कहाँ मेरे फालतू खर्चे हो रहे हैं, ठीक है, कहाँ मेरे अननेसेसरी एक्सपेंसेस जा रहे हैं, कौन से ऐसे एरिया है टू कट अननेसेसरी एक्सपेंसेस। प्रायोरिटाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, फोकस ऑन नीड्स ओवर वांट्स। आप ये चेक करो कि क्या ऐसा तो नहीं कि मैं अपने सारा पैसा वांट्स को पूरे करने में लगा रहा हूँ, मतलब मेरी जो इच्छाएं हैं वो ज़्यादा पूरे करने में लगा रहा हूँ जो कि महंगे हैं, लेकिन जो नीड्स हैं मेरी उनको मैं पूरा कर ही नहीं रहा हूँ जो कि सस्ते हैं। तो याद रखें, जितनी आपकी पहले नीड्स को पूरा करें फिर वांट्स की तरफ जाए, अगर आपकी सेविंग है और आपके पास फिर पैसे बचते हैं तो। अवॉइडिंग डेब्ट, जितना ज़्यादा हो सके उतना डेट को इग्नोर करो, ठीक है, या तो लिमिट में लो, कि ज़्यादा डेट आपको डेट ट्रैप में फंसा सकता है, ठीक है, जाल में फंसा सकता है। लिमिट बोरोइंग टू एसेंशियल नीड्स एंड रीपे लोन्स प्रॉम्प्टली, ठीक है। अगर आप डेट लेते हो, लोन लेते हो हद से ज़्यादा, तो वो चीज़ आपके ऊपर एक बर्डन की तरह काम करती है, जो चीज़ आपकी ग्रोथ को स्टैग्नेंट कर देती है। सेटिंग लिमिट्स, यूज टूल्स लाइक एनवलप्स और एप्स टू स्टे विद इन
स्पेंडिंग लिमिट। अपनी एक लिमिट सेट करो कि मैं इतना खर्चा करूँगा। मैं 25,000 कमा रहा हूँ तो एक लिमिट में मतलब 15,000 तो मैं हर महीने बचा लूँगा। तो हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है? मैंने क्या बताया, फाइनेंस का मतलब क्या होता है? एनीथिंग रिलेटेड टू मनी। तो उस चीज़ की जब हम प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से अपने फाइनेंस को मैनेज करना है, किस तरीके से कंट्रोल करना है, इस चीज़ को फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। ये तो रही मेरी आसान भाषा में, लेकिन ज़रा देखते हैं। इट इज़ अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू मैनेजिंग फाइनेंसेस टू अचीव पर्सनल एंड फाइनेंशियल गोल्स। ठीक है, ये एक ऐसा सिस्टमैटिक अप्रोच है जिससे हम अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं ताकि हम अपने पर्सनल और फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सके। इट इन्वॉल्व्स असेसिंग इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, लाइबिलिटीज की कंपोनेंट्स इंक्लूड। अच्छा, ये अलग लाइन है। ठीक है, तो इसके अंदर ये कुछ चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व होती हैं, जैसे इनकम। ठीक है, इनकम भी फाइनेंस, देखो इनकम क्या है? मनी से रिलेटेड, इनकम क्या है? मनी से रिलेटेड है, तो फाइनेंस प्लानिंग में आएगा। एक्सपेंसेस भी मनी से है, ये सारी चीज़ें मनी से रिलेटेड है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर ये भी प्लान की जाती हैं। इनकी की कंपोनेंट्स क्या है? गोल सेटिंग, ऊपर बता चुका हूँ। बजट क्रिएट करना। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, रिस्क मैनेजमेंट प्रोटेक्टिंग फाइनेंस थ्रू इंश्योरेंस। ठीक है, मतलब आप मान लो कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जिससे आपकी वेल्थ बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, लेकिन आपने उसका इंश्योरेंस नहीं करा रखा, तो कल को डूबेगी ना, तो फिर खुद आपको पता चल जाएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। ठीक है, रिटायरमेंट प्लानिंग, आप भी प्लान करोगे, अभी से इतना पैसा बचाओगे ताकि जब आप रिटायर हो ना, तो किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के कंधों के ऊपर सर ना रखना पड़े। ठीक है, सेविंग फॉर अ कंफर्टेबल पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ, तो आप अभी से ही फाइनेंशियल प्लानिंग करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ तो रही फाइनेंशियल प्लानिंग की बात। अब आते हैं आरबीआई कॉल्ड बैंकर्स बैंक। क्यों कहते हैं आरबीआई को बैंकर्स बैंक? क्यों कहते हैं? ये जो पॉइंट है, ये 12th क्लास में इकोनॉमिक्स में भी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपको पढ़ाया गया होगा। ठीक है, तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड बैंकर्स बैंक बिकॉज इट परफॉर्म्स सेंट्रल फंक्शन फॉर कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, इंक्लूड लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर। तो देखो मैं आपको बताता हूँ आरबीआई है क्या। कई लोगों को नहीं भी पता है आरबीआई है क्या, मतलब नाम सुना होगा पर पता नहीं। देखो, आरबीआई हमारा एक सेंट्रल बैंक है। ठीक है, जो कि नोट छापती है। ये आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक है जो कि नोट छापती है। अब होता क्या है कि कुछ कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं, जो छोटे छोटे बैंक्स, जो कमर्शियल बैंक जो पब्लिक के कांटेक्ट में, जिनमें आप जाके जमा कराते हो रुपए। आप जाते हो क्या आरबीआई के पास? जाते हो कभी? किसी का है अकाउंट आरबीआई में? तो नीचे मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, तो आप जिन बैंक से कांटेक्ट में आते हो वो कमर्शियल बैंक कहलाती हैं। तो ये जो आरबीआई बैंक है, ये सबको कंट्रोल करती है, ये कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करती है। ठीक है, और हम जो पब्लिक है, आम पब्लिक, कॉमन पीपल, ये इनसे सर्विसेज लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट क्या होता है? आरबीआई प्रोवाइड्स इमरजेंसी फंड्स टू द बैंक इन फाइनेंशियल क्राइसिस। अगर मान लो किसी बैंक में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं, उनको फाइनेंस की दिक्कत हो जाती है, तो उस समय पर इमरजेंसी फंड्स प्रोवाइड कराता है कौन? आरबीआई। इसे हम कहेंगे लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर, it ensures the stability and soundness of the banking system by setting policies and monitoring compliance। ठीक है, तो सुपरवाइजर कौन होता है? सुपरवाइजर एक पोस्ट होती है, आमतौर पर आपके अंकल पापा या कुछ भी सुपरवाइजर होंगे। ठीक है, सुपरवाइजर वो बंदा होता है जो अपने अंडर लोगों को देखे, उनके काम पे ध्यान रखे कि वो काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, अपनी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर अपने सीनियर्स को जवाब दे। तो यहाँ पर जो चीज़ है सुपरवाइजर का, वो काम करता है हमारा आरबीआई। वो इनके देखता रहता है कि कोई ऐसा तो नहीं है जो कि पॉलिसीज़ को वॉयलेट कर रहा है, हमारे पब्लिक को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके साथ अत्याचार कर रहा है। इस चीज़ का ध्यान रखती है कौन? आरबीआई। ठीक है, क्लियरिंग हाउस, इट फैसिलिटेट्स इंटरबैंक ट्रांजैक्शन एंड सेटलमेंट्स। कभी कभार ये होता है इंटरबैंक का मतलब, जैसे मान लो ये पंजाब नेशनल बैंक है, ये एसबीआई बैंक है, तो इनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा हो। ठीक है, इनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा हो, तो उसको कौन सेटलमेंट करता है? आरबीआई। ठीक है, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। ठीक है, banks are required to maintain a portion of their RBI with the reserves with the RBI। देखो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। मैं तो कहता हूँ ये पॉइंट जो इग्नोर करना, क्योंकि ये CRR, SLR, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं जो कि आपके अभी समझ में नहीं आएंगी अगर आपको पहले से पता नहीं है तो। रोल ऑफ बैंक्स बिटवीन दोज एक्स्ट्रा फंड्स एंड दोज नीडिंग फंड्स। ठीक है, अब देखो होता क्या है, कुछ समाज में ऐसे बंदे हैं,
जिनके पास एक्स्ट्रा फंड्स है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे हैं। इसका मतलब ये है कुछ समाज में ऐसे बंदे हैं सोसाइटी में जिनको पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब सारे बंदे ऐसे हैं, लेकिन कुछ बंदे हैं जिनको पैसे की ज़रूरत है। तो इनके बीच में क्या रोल होता है बैंक्स का, ये पूछा है हमसे, ठीक है। तो ये बात आपको तो पता होनी चाहिए क्या रोल होता है। देखो मैं आपको पहले आसान भाषा में समझा देता हूँ ताकि वहाँ पर आप एक बड़ा आंसर लिख पाओ एक्सप्लेन करके। होता क्या है कि जिनके पास एक्स्ट्रा फंड्स है वो क्या करते हैं, वो जाके एफडी कराएंगे, जाहिर सी बात है यही कराते होंगे, वो कराएंगे एफडी कराएंगे, या तो किसी ना किसी तरीके के प्लान में इन्वेस्ट करेंगे जो कि बैंक की तरफ से होगा, जिसमें उनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा इंटरेस्ट, ठीक है। अब वो इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, बैंक के पास भाई इतना पैसा कहाँ से आएगा, वो तो बस पैसे ही रख रही है ना, तो उस पैसे पे इंटरेस्ट कहाँ से लाएगी। तो देखो होता क्या है, बैंक के पास मान लो इकट्ठा हो गया पैसा, एक राम नाम का बंदा उसने 4 करोड़ रुपए इकट्ठा कर दिए बैंक के पास। अब ये क्या करेगी, बैंक के पास ये पैसे रखे हुए हैं, ठीक है। इस बंदे को लग रहा है कि मैंने तो बैंक को दिए हैं, तो ये क्या करेगी, ये जाएगी, मतलब श्याम को चाहिए पैसे, लोन चाहिए 4 करोड़ का, ठीक है। क्या चाहिए, लोन चाहिए 4 करोड़ का। तो अब मान लेते हैं कि जब श्याम इन्हें लोन वापस करेगा, श्याम मतलब बैंक उन्हें लोन दे देगी, फिर कुछ समय बाद श्याम इसे लोन वापस करेगा, तो एक ब्याज के साथ करेगा, इंटरेस्ट के साथ लोन वापस करेगा। मान लेते हैं वो ब्याज का लोन मतलब लोन का जो ब्याज होगा वो कुछ परसेंटेज होगा, तो मान लेते हैं 2 लाख रुपए, मान लेते हैं, कैलकुलेट करने मत बैठना, ठीक है। 2 लाख रुपए यहाँ पर ब्याज दिए हैं श्याम ने। तो बैंक क्या करेगी, बैंक करेगी 1 लाख रुपए अपने पास रखेगी जो इसकी अर्निंग हो गई, और 1 लाख रुपए राम को दे देगी। श्याम भी खुश, राम भी खुश, और बैंक भी खुश। यही होता है बिजनेस असली बैंक्स का, तो यही रोल होता है, यही चीज़ आपको लिखनी है। बैंक एक्ट एज अ इंटरमीडियरीज बाय चैनलाइजिंग सरप्लस फंड्स फ्रॉम सेवर्स टू बोरोवर्स, ठीक है। सेवर्स डिपॉजिट देयर मनी इन बैंक्स अर्निंग इंटरेस्ट, ठीक है। सेवर्स यहाँ पे राम है जो कि अर्न कर रहा है इंटरेस्ट। Banks then lend these funds to the individuals and businesses in need, charging higher interest rates। और श्याम क्या है यहाँ पर, इंडिविजुअल्स है, जो भी ऐसे बंदा जिनको पैसे की जरूरत होती है। दिस प्रोसेस फैसिलिटेट्स कैपिटल फॉर्मेशन, लिक्विडिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब कैपिटल फॉर्मेट, मोबिलाइजिंग, सेविंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ये बैंक्स के कुछ फीचर्स आप लिख सकते हो क्या क्या इससे फ़ायदे होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स, कमर्शियल बैंक होता है, ऑफर सर्विसेज लाइक डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक मैंने आपको बताया क्या होता है, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल के लिए, SBI, HDFC। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं। अब आते हैं डेवलपमेंट बैंक्स, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर इंडस्ट्रीज लाइक नाबार्ड। मतलब देखो यहाँ पर फॉर इंडस्ट्रीज इसलिए लिखा है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज अलग होती हैं, ठीक है, कोई क्लॉथिंग इंडस्ट्रीज अलग होंगी। तो ऐसे बैंक्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर एक इंडस्ट्रीज पे लोन देती है। नाबार्ड हो गया हमारे एग्रीकल्चर के लिए, तो ये किसानों को लोन देती है। कोई ऐसा ये संस्था हो गया जो कि किसी डॉक्टर्स को लोन देती होगी। इस तरीके से कुछ बैंक्स होते हैं जो हेल्प करते हैं। और सेंट्रल बैंक हमारा RBI, ठीक है, जो, और याद रखना RBI जो है वो पूरे देश में एक अकेला ही सेंट्रल बैंक है, एक अकेला ही सेंट्रल बैंक है। सोल एजेंसी है, सोल एक फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें आप ये नहीं पूछ देगा, ये मत लिख देना देयर आर 2 RBIs इन इंडिया, ठीक है। टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। देखो ये सारी चीज़ें ना आपके नॉर्मल लाइफ में भी होती हैं, सर आपको पता होगा। फॉर रेगुलर सेविंग विद लिमिटेड विड्रॉल्स, ठीक है। सेविंग अकाउंट क्या होता है, मतलब आप सेविंग करते रहें अपने पैसों को, लेकिन आप एक लिमिट तक ही उसमें विड्रॉ कर सकते हैं, जब तक आप खाते को बंद नहीं करते तो, ठीक है। करंट अकाउंट फॉर फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन बाय बिजनेसेस, जैसे जो बिजनेसमैन होते हैं, जैसे जो दुकानदार होंगे, जो जिन पे आप पेमेंट करके आते हो, उन पे क्या होता है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, कोई पैसा कर रहा है, कोई पैसा नहीं कर रहा है, मतलब, या फिर कोई दुकानदार उनको पेमेंट कर दे रहा है, तो वहाँ पर ट्रांजैक्शन कंटिन्यूसली हो रहा है, तो उनको करंट अकाउंट चाहिए होता है। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट लॉक्स मनी फॉर अ फिक्स्ड पीरियड एट हायर इंटरेस्ट। FD आपको पता होगा, हम अपने पैसों को बैंक के पास जमा कराते हैं, उसके बदले हमें इंटरेस्ट मिलते हैं। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इंकरेजेस रेगुलर सेविंग्स ओवर। व्हाट इज कैशलेस बैंकिंग, कैशलेस बैंकिंग क्या होता है। कैशलेस बैंकिंग देखो,
कैशलेस इकोनॉमी आपने सुनी होगी, उसमें हम कैश का यूज़ नहीं करते हैं। तो उसी तरीके से कैशलेस बैंकिंग का मतलब कोई सा भी ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कि हम फिजिकल कैश के बिना करते हैं, मतलब किसी तरीके का कोई नोट सिक्का के बिना करते हैं। इंस्टेड इट यूजेस डिजिटल मेथड्स लाइक डेबिट क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं, नेट बैंकिंग यानी फ़ोन पे, यूपीआई, मतलब जो भी हम मोबाइल से अगर बैंकिंग जो करते हैं वो चीज़, ठीक है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब यूपीआई अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़े तो फिर क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो मोबाइल वॉलेट्स का ये फैम पे होते हैं, जैसे जो मोबाइल वॉलेट्स ओपन करते हैं, ठीक है, टीनेजर्स के लिए जो है। एडवांटेजेस क्या है इन सब के? देखो, आपको क्या करना है, जैसे भी आप डिजिटल पेमेंट करते हो सारे मेथड्स को लिख देना है। बस कैश वैश का मत लिख देना, सारे मेथड्स का लिख देना। कुछ होते हैं आधार कार्ड से भी पेमेंट लेते हैं, वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कन्वीनियंस, एडवांटेज क्या होते हैं इसके? कन्वीनियंस मतलब अच्छा रहता है वहाँ पे पेमेंट करने का, कोई कैश लेके, मोटे पर्स लेके घूमना अच्छा नहीं लगता यार, ठीक है। तो आप एक कार्ड लेके जा रहे हो, उससे पेमेंट कर रहे हो। रिड्यूस रिस्क ऑफ थ्रेड। अब आपने क्या कर रखा है, आपने मान लो 50 नोट ले रखे हैं, तो यहाँ पे डर रहता है चोरी का, ठीक है। चोरी का डर क्या रहता है कि अगर आपके पैसे गए, ये मतलब चोरी हो गया तो सारे पैसे चले गए। लेकिन अगर आप कार्ड लेके घूम रहे हो, ये चोरी हुआ तो आप जाके बैंक से ब्लॉक करा सकते हो। बंदे के पास पिन तो है नहीं, तो किस तरीके से वो पैसे निकाल लेगा। फास्टर ट्रांजैक्शन फास्टर हो जाता है। कई बार ऐसा होता है खुले के चक्कर में ट्रांजैक्शन लेट होते हैं, खुले नहीं है, ये नहीं है। अगर मान लो आपको मैं कहूँ कि आप इतना पेमेंट कर दो मुझे, कैसे करोगे? फ़ोन से आराम से कर दोगे। डिसएडवांटेज क्या होते हैं? साइबर सिक्योरिटी रिस्क, साइबर सिक्योरिटी हैक होने के चांसेस हैं। फ़ोनपे का पासवर्ड, ये सारी फ़ोनपे, पेटीएम या जो भी हो, उनके पासवर्ड या साइबर अटैक आने के खतरे होते हैं। लिमिटेड एक्सेस इन रूरल एरियाज़ में, लेकिन ये तो झूठ है वैसे, मतलब लिखना है आपको, लेकिन ये झूठ है। रूरल एरियाज़ में भी अब ये फ़ोनपे, पेटीएम का दबा के यूज़ होता है। फीचर्स ऑफ नेट बैंकिंग, ठीक है। अब नेट बैंकिंग के फीचर्स लिख देना। 24/7 एक्सेस होता है, परफॉर्म ट्रांजैक्शन एट ए टाइम। कभी भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो नेट बैंकिंग के थ्रू। बिल पेमेंट्स, पे यूटिलाइज ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। फंड ट्रांसफर्स, देखिए ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, ये आपको बस पढ़ लेनी है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, मैंने आपको बता दिया। नीचे डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक होगा, वहाँ पे जाओ, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। ये शायद फिर से हो गया। डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, ये डिफरेंस क्या होते हैं? डेबिट कार्ड डायरेक्टली डिडक्ट्स फंड्स फ्रॉम योर बैंक अकाउंट। जब भी आप डेबिट कार्ड को यूज़ करते हो तो वो पैसे कटते हैं जो कि आपके बैंक अकाउंट में रखे रहते हैं, ठीक है। जो भी मान लो मेरे पास 50,000 रुपये हैं और मैं गया शॉपिंग करने, तो मैंने 25,000 की शॉपिंग कर ली, ठीक है, डेबिट कार्ड से। तो इसका मतलब अब मेरे पास कितने बचे हैं? 25,000, ठीक है। क्रेडिट कार्ड होता है उधार लेने के लिए, सीधी बात है, ठीक है। अभी मान लो आपके पास 36,000 रुपये नहीं है, ठीक है, 36,000 रुपये नहीं है, तो उस समय पे आप क्या करोगे? क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके बैंक से 36,000 रुपये ले लोगे, ठीक है, और धीरे धीरे करके बैंक को चुकाते रहोगे। तो ये होता है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में डिफरेंस, ठीक है। यूपीआई क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इनेबल्स रियल टाइम फंड ट्रांसफर्स यूजिंग अ मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप का यूज़ करके जब हम फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं रियल टाइम में, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? यूपीआई। इट सिंप्लीफाइज पेमेंट विद द जस्ट वर्चुअल पेमेंट एड्रेसेस। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और रियल इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर होता है? फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड। जब भी हम इस तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें हम मतलब इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसे हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और रियल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट इन फिजिकल एसेट्स लाइक मशीनरी, प्रॉपर्टी, गोल्ड, ठीक है। इन सारी चीज़ों में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे हम रियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको तब समझ में आएंगे जब आपको म्यूचुअल फंड समझ में आएगा, ठीक है। वो मैं आपको नीचे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। वाई इज SIP बेटर? SIP बेटर क्यों? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, पहली बात तो इसका नाम है। प्रमोट डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, अलाउज स्मॉल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ओवर टाइम एंड रिड्यूसेस मार्केटिंग टाइमिंग रिस्क, ठीक है। तो SIP जो होता है वो इसीलिए बेटर है क्योंकि एक प्रमोट करता है डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग, मतलब आपको एक टाइम टू टाइम मतलब इन्वेस्ट करना पड़ता है। वो भले ही आप छोटा अमाउंट करो, लेकिन आपको
ये पता रहता है, एक डिसिप्लिन के साथ आप उतना पैसा बचा लेते हो अपनी इन्वेस्टिंग के लिए, इसीलिए इसे बेटर माना जाता है। और ये मार्केट की टाइमिंग जो रिस्क होते हैं उसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, डिफाइन इंश्योरेंस एंड इंपॉर्टेंस बताने हैं इंश्योरेंस की, और इंश्योरेंस बताने। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क। आपको किसी भी चीज़ के ऊपर अगर रिस्क है तो आप अगर उसकी इंश्योरेंस करा रहे हो तो वो आपको एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है। मतलब अगर वो चीज़ टूटी, चोरी हुई, जिस भी चीज़ का आपने इंश्योरेंस कराया, अगर वो चीज़ हुई तो वो फिर आपको पैसे देंगे। लाइफ इंश्योरेंस कराया, मर गए तो पैसे लोगे। ठीक है, मान लो ट्रेन में जा रहे हो तो वहाँ पे इंश्योरेंस होता है। अब तो टिकट पे इंश्योरेंस होता है कि अगर आपको थोड़ी बहुत खरोच आई तो इतने रुपए मिलेंगे, तो आधा गया तो इतना, और पूरा गया तो इतना, ऐसा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इंश्योरेंस लिख सकते हो। और इट इंश्योर्स रिस्क कवरेज, कितना रिस्क कवर है इसके अंदर। ठीक है, 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है आपको। पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड, आप शांत रहते हो, मतलब टेंशन नहीं रहती है यार। मान लो अगर आप कमा रहे हो, आपके घर में कमाने वाला बस आप ही हो, और आपको कल को कुछ हो जाता है, मान लो भगवान न करे ऐसा कुछ हो तो आपको कुछ हो जाता है तो उस समय पर आपके पास एक बैक सपोर्ट रहता है आपके फाइनेंशियल इंश्योरेंस का। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, ये क्या है, ये एक अलग टॉपिक है। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। अटमोस्ट गुड फेथ, ये है पहला प्रिंसिपल है। डिस्क्लोज ऑल फैक्ट्स, अगर आप इंश्योरेंस किसी को सेल कर रहे हो, अगर मेरी इंश्योरेंस कंपनी है या मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ, मैं किसी को इंश्योरेंस सेल कर रहा हूँ, तो उस समय पर मुझे उसके सामने सारे फैक्ट्स को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, सारे फैक्ट्स उसके सामने कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, मान लो अगर कल को मैं उससे ये कहूँगा, मान लो उसने अपने कार का इंश्योरेंस कराया है और अभी मैं उसे कुछ चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं उसके सामने वो चीज़ें बता दूंगा कि ये तो मैंने ये तो इस इंश्योरेंस में है, तो फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में उसके साथ एक चीटिंग होगी, धोखाधड़ी होगी, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, फाइनेंस स्टेक इन द इंश्योर्ड एसेट्स। ठीक है, ईपीएफ और पीपीएफ में क्या अंतर होता है। देखो, ईपीएफ होता है मतलब आपके पापा अगर प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर जो भी जॉब करते हैं, तो वहाँ पर सैलरी से एक छोटा अमाउंट कट जाता है ईपीएफ के नाम पर। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन फॉर रिटायरमेंट, वो आपको कब मिलता है, जब आपके पापा उस कंपनी से जहाँ पे से भी रिटायरमेंट के समय नौकरी छोड़ते हैं, तो वो ईपीएफ का पैसा आपको मिल जाता है। ईपीएफ का पैसा जमा होता रहता है संस्थान में। ठीक है, जब भी आपके पापा चाहे या कोई भी नौकरी में आप निकाल सकते हो। ठीक है, पीपीएफ क्या होता है, पीपीएफ भी उसी तरह होता है, लेकिन वो ऐसा जरूरी नहीं है कि नौकरी पेशा लोग की हो। आप जाके पीपीएफ अकाउंट खुलवा के वहाँ पर पैसा अपना जमा करा सकते हो अपने रिटायरमेंट के लिए। ठीक है, पैन क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, यूनिक आइडेंटिफायर और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, ये मतलब एक यूनिक आइडेंटिटी है आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के लिए। आप जहाँ भी जाते हो कुछ भी फाइनेंशियली काम करने के लिए, वहाँ पर आपका पैन नंबर जरूर मांगा जाता है या पैन कार्ड जरूर मांगा जाता है। ठीक है, न्यू टैक्स रेजिमे क्या है और ओल्ड टैक्स रेजिमे क्या है। न्यू टैक्स रेजिमे मतलब नई टैक्स कर व्यवस्था, और ओल्ड का मतलब पुरानी वाली। तो न्यू क्या है, लोअर टैक्सेस, नो एक्सेम्पशंस। ठीक है, और ओल्ड क्या है, हायर टैक्सेस, मल्टीपल एक्सेम्पशंस। ठीक है, स्टेप्स फॉर मैनेजिंग शॉपिंग, ये क्या है, ये थोड़ा स्टूपिड सा क्वेश्चंस लग रहा है, लेकिन आप पढ़ लो। क्रिएट बजट बनाना है, मतलब लिस्ट बनानी है, एक बजट सेट करना है, प्राइसेस को कंपेयर करना है, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनके द्वारा कौन कौन से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। स्टॉक्स होता है, बॉन्ड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होता है, फिक्स डिपॉजिट, रिटायरमेंट प्लान्स। ये सारे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक बार म्यूचुअल फंड्स को देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड्स आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स आपके पेपर में आ सकता है। म्यूचुअल फंड्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, देखो होता यह है कि जब काफ़ी सारे लोग मिलकर, ठीक है, काफ़ी सारे लोग मिलकर एक जगह पे पैसे अपने इकट्ठा करते हैं। ठीक है, एक जगह पे पैसे इकट्ठा करते हैं। ठीक है, और इसे हम कहते हैं AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। ठीक है, AUM कहते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। इनको इस पैसे को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल्स हायर किए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फंड्स मैनेजर। ये क्या करते हैं, ये अपनी पढ़ाई और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर इन पैसों को मस्त जगह पर इन्वेस्ट करते हैं।
ठीक है, मस्त, मतलब सबसे बेस्ट जगह पे जहाँ रिस्क कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। फिर वहाँ से जो इनको इंटरेस्ट मिलता है फिर वो इन सब में बांटते हैं उस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये म्यूचुअल फंड का खेल होता है। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है मैंने आपको बताया। अब आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको डायग्राम से लेकर हर चीज़ इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें बनानी है। ठीक है, अब ऐसी कोई भी चीज़ जो मतलब अगर रह गई हो इसमें, तो देखो मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ इतनी कवर कर दी है जितना भी हो पाए इसमें। और पेपर जो मतलब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं के ऊपर आने वाले हैं, भले ही थोड़ा घुमा के दें लेकिन टॉपिक यही होने वाले हैं। तो आपको बस PDF पढ़ लेना है अच्छी तरीके से। ठीक है, और ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।